नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दाती स्वागत करते हैं आपका जीनी स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 30 डेज का कोर्स का चैलेंज जनरल साइंस का। और ये कोर्स का हमारा है 12th डे पे हम कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान पूरा कर लिया है और रसायन विज्ञान के 2 टॉपिक कर लिए और ये लास्ट टॉपिक है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, जो हमारा लास्ट होगा। बायोलॉजी के बाद ये खत्म ही हो जाएगी। तो कोशिश है कि ये 30 डेज का कोर्स 30 डेज से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि हमको रिवीजन का, पीवाईक्यूज का और टाइम मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बन उसके यौगिक, ये भी हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। आज एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट कल करेंगे। ओके, चलिए। अब कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन एक्चुअली क्या है कि प्रकृति में सभी जगह कार्बन है, मतलब सजीव वस्तु में तो कार्बन होता ही है और वो यौगिक के रूप में होता है। यानी कार्बन स्वतंत्र नहीं होता, किसी परमाणु के साथ यौगिक बना के रहता है। बट स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है पृथ्वी पर, जो सिर्फ हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन हो। जो स्वतंत्र अवस्था में कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ रह रहा है, वो स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन में रह रहा है। सिंपल इंट्रो है यहाँ पे और कुछ नहीं है। मेन बात अब ये है कि कार्बन में आबंध, यानी जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है। जो कार्बन यौगिक बनाता है उसको कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन बॉन्ड क्या बनाता है। क्या है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये नाभिक है, ये है नाभिक। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है प्रथम कक्षा में, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। ये है द्वितीय कक्षा यानी सेकंड ऑर्बिट। अब जो प्रथम कक्षा या कोश, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 कितने हो गए? देखो 1 2, ये फर्स्ट में 1 2 3 4, ये सेकंड में, तो 4 × 2 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो कार्बन एटम है, कोई भी परमाणु स्थायी तभी रहता है जब उसके बाह्यतम कोश में, यानी ये जो कोश दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बाह्यतम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसको क्या कहते हैं? या तो 8 इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं हम अष्टक नियम, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? ऑक्टेट रूल। और एक नियम तो ये था अष्टक रूल। सेकंड नियम था द्विक रूल, द्विक नियम, यानी या तो उसको ड्यूएट, सॉरी, नियम, या तो इसको ड्यूएट नियम कहते हैं, इसको, हाँ, या तो ड्यूएट नियम होना चाहिए, अष्टक नियम होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। यानी या तो इसमें बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो भी ये स्थायी है, या इस बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो भी वो स्थायी है। बट अगर बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो परमाणु क्या करेगा? तो परमाणु बंध बनाएगा और बंध बना के वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। क्योंकि जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक वो स्थायी नहीं है, तो वो बंध बनाने की कोशिश करेगा। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? बंध बनाने की। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 तो अंदर वाले में है, तो ये काउंट ये नहीं होते। जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट क्लास में पढ़ा था उसने आपने, वो उसको उसकी संयोजकता भी होती है। जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता भी होती है एक तरह से। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है? 2 काम कर सकता है ये, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, करेक्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 कितने? ये 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, तो स्थायी हो जाएगा। या दूसरा क्या काम करेगी? ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे दे, तो क्या हो जाएगा? बाहर का कोश खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंदर का कोश हो जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्थायी बन जाएगा ऑटोमेटिक। बट होता क्या है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे देने में या किसी से पूरे 4 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कार्बन के पास नहीं होती। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन एक नया आइडिया लगाता है। कार्बन क्या करता है कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और ना ही वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। वो क्या करेगा? वो 4 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, यानी साझा करता है, शेयर करता है। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन है, समझिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो आवर्त सारणी का पहला तत्व जो एलिमेंट है ना, परमाणु, वो हाइड्रोजन है। वो 1 नंबर से स्टार्ट होता है और उसका उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। तो उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर से आया, बोला भाई मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इस साइड से आया, बोला मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इधर से आके बोलता मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। डन। तो अब ये क्या करेंगे? एक मिनट, थोड़ा इधर ले लूँ मैं थोड़ा इसको। अब ये क्या कहेंगे कि अब इसके बाह्यतम कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, एक तो है, एक इसको और मिल जाए तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में अपने भी काउंट कर लूंगा और तुम भी अपने में काउंट कर लो इन दोनों को। ये दोनों क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन समझेगा मेरे है, ये दोनों भी हाइड्रोजन के लिए इसके हो जाएंगे और ये दोनों भी इसके हो जाएंगे।
करेक्ट। अब इसके तो दो दो पूरे हो गए। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या करेगा, इन दोनों को भी अपना समझेगा, दो, इन दोनों को अपना समझेगा, इन दोनों को भी अपना समझेगा, इन दोनों को भी अपना समझेगा। अब कार्बन के पास देखो 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन के बाह्यतम कोश में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। बस दोनों ने ही अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, स्थायित्व कर लिया। तो कार्बन तो एक ही लगा, हाइड्रोजन देखो कितने लगे 1 2 3 4, तो चार तरफ से हाइड्रोजन लगे कि CH4 बनता है। इसीलिए कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो बॉन्ड क्योंकि क्या करता है, शेयर करके बनाता है, साझा करके बनाता है, सहयोग करके बनाता है, इसीलिए उस बंध को, बनने वाले आबंध को, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच अभी इलेक्ट्रॉन शेयर से जो बंध बनता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, यानी इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कॉर्पोरेट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहयोग करता है इसलिए सहसंयोजी बॉन्ड है, आबंध है। ठीक है, अब इसने बनाया और ये है CH4 की संरचना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कार्बन अपने चार, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या है। अब सहसंयोजक आबंध क्या एक्चुअली, यही बता रहा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध है वो सहसंयोजक आबंध है। मेरे हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ गए। अब इन आबंधों को, ये जो परमाणु के बीच साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। हमने कार्बन का पढ़ा, अभी हम कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पढ़ते हैं। जैसे अभी तक कार्बन ने क्या किया था, कार्बन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस एक्स से बता रही हूँ मैं ताकि पता चले कार्बन का है, ये डॉट। तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है ना। तो ये दोनों क्या इन्होंने इसने इसको मान लिया, इसने इसको मान लिया, तो ये क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया इन्होंने। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते, समझो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और देता कार्बन, या एक इलेक्ट्रॉन और देता किसी को, है ना, एक ही साथ ही, है ना, हाइड्रोजन के साथ नहीं, मतलब हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, कोई और परमाणु होता है जिसको 2 चाहिए होते, और कार्बन भी 2 कर लेता, तो क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। ये कार्बन में होता नहीं, वैसे मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। चलिए आगे दूसरा कम एटम में समझा देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका डॉट से बता रही हूँ, इसका एक्स के बता रही हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो अब ये देखो, इसको कंप्लीट करते हैं। ये अब क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ तो दोनों ये हट गए, है नहीं इसके बीच में एक तरह से। तो ये क्या, ये हाइड्रोजन क्या समझेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये क्या हो गया, द्वैत नियम, द्विक नियम पूरा आ गया। ये हाइड्रोजन समझेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे, तो इसका भी द्विक नियम पूरा आ गया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बन गया, जिससे इन्होंने कौन सा अणु बनाया, H2। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया। बट ऑक्सीजन के क्या, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। हम बना देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऑक्सीजन इसके बाह्यतम कोश में भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब अगर उसको किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो खुद के भी 2 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ, ठीक है, और इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कट गए एक तरह से, ये नहीं रहे यहाँ पे, है ना, ये बीच में आ गए। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए। बट इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इनके बीच में जो बंध बना वो डबल बॉन्ड, द्विबंध बना। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों के क्या, तो एकल बंध बना, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों के क्या, तो डबल बॉन्ड बना इसके बीच में। ये देखो, तो O2 में क्या होता है, OO के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और इन सभी में कौन सा बंध बन रहा है, सहसंयोजक बंध। अब चलते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बढ़ाने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा, क्योंकि 5 6 7 8, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। यानी ये साझा में, सॉरी, ये भी क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 3, ये 4, ये 5 यहाँ हो गए। अब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, 1 2 3 हो गए, और 4 5 यहाँ हो गए। अब देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। ये इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। यानी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का साझा किया, तो 3 बॉन्ड बने इनके बीच।
ठीक है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं या त्रिआबंध कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये सारे सहसंयोजी बंध है। अब बताने का मेन उद्देश्य यही आपको समझाने का कि जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा उतने ही बंध ये बनाएगा। संयोग करके काम कर रहे हैं तो सहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कोऑपरेट कर रहे हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड है बस। अब ये है मीथेन। मैं इसकी संरचना आपको समझा चुकी हूँ कि ये दोनों एक दूसरे ये दो है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। डन, दोनों का पूरा हो गया। और क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है तो ये क्या है, मीथेन सब कार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। एक्चुअली क्या होता है, जो कार्बन होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है खूब सारे कार्बन से जुड़ के बनने की, ऐसे लंबी श्रृंखला बन सकती है। आप सोचिए C70, C80, C90, मतलब कार्बन के 90 एटम मिलके ऐसे भी श्रृंखला बना सकते हैं। तो बहुत लंबी श्रृंखला बन सकती है कार्बन की। तो सबसे छोटी श्रृंखला वाला कार्बन जो है वो सबसे सरलतम यौगिक होगा। तो सबसे छोटा तो क्या, एक कार्बन का ही है, और इसने 4 हाइड्रोजन से बंध बनाए थे, इधर 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 इधर। सॉरी, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, तो ये CH4 बन गया। डन। तो ये मीथेन सबसे सरलतम यौगिक है। अब मीथेन की खास चीज ये नहीं है, मीथेन की खास चीज है ये, मीथेन किसके रूप में यूज होता है, ईंधन के रूप में। ये बायोगैस, गोबर गैस और CNG के रूप में यूज होती है। CNG को हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस और इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके 3 तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट, CNG में कौन सी गैस होती है, मीथेन। ये देखो मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4। ये जो गैस है मीथेन है, इसका फॉर्मूला है CH4, याद रखना। ये CNG में यूज होती है और बायोगैस में यूज होती है। बायोगैस को ही हिंदी में गोबर गैस कहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हिंदी वर्ड लिखा हुआ नहीं आता है, ये जो बायोगैस लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये एज इट इज ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। तो दोनों याद रखिए, बायोगैस, गोबर गैस तो एक ही चीज है, बट दोनों नाम याद रखिए। अब कंप्रेस गैस का फुल फॉर्म भी आई हुई है, इसके CNG के फुल फॉर्म बताओ, इसमें कौन सी गैस होती है। तो इसमें 70 to 80% क्या होती है, मीथेन होती है। 20% कुछ अन्य घटक भी होते हैं, पर मुख्य घटक याद रखना है ना, मुख्य घटक कौन सा होता है, मीथेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये चीज इसके गुण देखिए मीथेन के। मीथेन के गुण भी यही है और कार्बनिक यौगिकों के भी गुण भी यही है। ये सामान्यतः जल में घुलनशील है, ये नॉर्मल है। मेन इसकी बात ये है, एक तो विद्युत के कुचालक है, एक क्वथनांक और गलनांक, ये 2 पॉइंट मैंने देखिए। चूंकि इस क्या होता है, जैसे मीथेन था, ठीक है, अब इसने मीथेन ने क्या किया, 4 बंध बनाए 4 बंध बना लिए, तो इसने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए इसके बाह्यतम कोश में। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि विद्युत धारा कैसे किससे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित होंगे जब वो फ्री होंगे। अब क्योंकि इसका तो अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये तो स्थायित्व ले लिया, अब इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं कि जो मूवमेंट कर सके। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी तो उसमें विद्युत धारा बहेगी, तभी तो चालक कहलाएगा। तो जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो विद्युत धारा तो बहने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते। इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना, प्रवाहित जब तो दूसरे में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन देने पर ये प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो आवेशित कण बनते हैं। तो क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो आवेशित कण भी नहीं बनेंगे, तो विद्युत के कुचालक होंगे। क्लियर है? विद्युत के कुचालक यूं भी, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कुचालक है। जैसे प्लास्टिक वगैरह में नहीं होते तो वो कुचालक ही होते। सेम एज ये मीथेन है, कार्बनिक कंपाउंड से, ये भी कुचालक होते, इनमें नहीं होते। ठीक है, अब आते बात क्वथनांक और गलनांक की। अब ये क्या कह रहा है कि अणुओं के भीतर, जैसे ये मॉलिक्यूल है किसका, मीथेन का, है ना, अणुओं के भीतर तो इसके जो बंध है ना वो प्रबल है, बट एक अणु से दूसरे अणु में जो बना रहे हैं ना बंध, ये वाले, ये इनके वीक होते हैं। इनको अंतराणु बल कहते हैं ना, ये बल इनके वीक होते हैं। ये बल वीक होते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं, उनको कहते हैं, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वथनांक में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को उबालते हैं तो इसके बीच के बंध टूट जाते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं अणु, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो जब इसके बीच का बंध दुर्बल होगा तो थोड़ा सा तापमान देने पर भी ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो तापमान होगा वो कम होगा। गलनांक में भी सेम ही सिचुएशन होगी। ठीक है, तो इसके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। अब एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, मैं नोट्स करूंगी तो बता दूंगी कि क्वथनांक और गलनांक हमेशा क्या होते हैं, जो अणु भार होता है ना, अणु का द्रव्यमान, वो बढ़ने के साथ ये बढ़ेंगे, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनको क्वथनांक और गलनांक कहते हैं, ये भी बढ़ेंगे।
अब जब मैं आगे अणु लूंगी तो मैं एक बार समझा दूंगी आपको कि कैसे कैसे अणुओं में बढ़ते हैं, कैसे ज्यादा है कैसे कम है, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखना। अणु द्रव्यमान आपको पता है, जैसे इसमें कार्बन का 12 हो जाएगा और ये देखो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 आपने पढ़ रखा है और हाइड्रोजन का एक ही होता है, 4 हाइड्रोजन तो मतलब 4, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 5 6 16, तो इसका अणुभार कितना 16। अब इसका 16 है, किसी का 18 हुआ, किसी का 35 हुआ, तो वो जितना अणुभार बढ़ेगा उतने क्वथनांक और गलनांक बढ़ते जाएंगे उनके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली। चलिए आगे चलते हैं। यह है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप मतलब उसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, यानी कि है तो कार्बन ही पर भिन्न भिन्न रूपों में रह रहा है ये। कैसे, पहला हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पिछले साल जो PYQs आए थे वो इसी टॉपिक मतलब इसमें से आए, एक चैप्टर में से, तो एक क्वेश्चन इसमें से उठाए, अपर रूप में से, कार्बन के अपर रूप में से। बहुत टफ था वो, मैं आगे बताती हूँ क्या था। देखो C60 है, ठीक है। इसका ये तो हीरा और ग्रेफाइट तो नाम सिंपल है, बट ये जो बकमिंस्टर यानी फुलरिन है, इसका 3 नाम हो गए एक तरह से। C60 भी कहते हैं, बकमिंस्टर भी कहते हैं और फुलरिन भी कहते हैं। कभी कभी आता है कि बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, कार्बन के अपरूप। कार्बन के क्या है, अपरूप, यौगिक नहीं है, याद रखना। क्यों नहीं है यौगिक, क्योंकि ये सारे कार्बन से ही मिलके बना है। जैसे कि ये है ना, जो गोले दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारे कार्बन है। इसमें ये गोला दिख रहा है, ये सारे कार्बन ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये गोले दिख रहे हैं इसमें, ये वाला, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी सिर्फ कार्बन से मिलके बना है। जैसे पहले अपन क्या कर रहे थे, चारों तरफ क्या लगा रहे थे, हाइड्रोजन, यहाँ लगते हैं कार्बन, ये फिर ये 4 और क्या लगाएगा, कार्बन यहीं पे। कुल मिला के कार्बन से ही मिलके बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं बना रहे हैं। तो ये क्या है, कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के भिन्न रूप है, ये यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर आज है बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, ये कार्बन के अपर रूप है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आए हैं। तो जो PYQs आए हुए हैं इतने सालों में जितने भी, मैंने उस सबको असेंबल करके एक टेबल में बना दिया। इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, नहीं आने वाला आई थिंक, क्योंकि ये हाई लेवल है अच्छा खासा। ये 12th लेवल की मैंने ऑलमोस्ट ले ली, आप समझिए। देखिए अब इसमें क्या, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, इन तीनों में अंतर देख लेते हैं हम। देखिए जो हीरा है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये हीरा है ना, ये एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, ये चारों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो ये चारों से ये चारों भी क्या है, तो कार्बन एक तरह से, ये 4 कार्बन से जुड़ा है। बट ये जो है ना ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये जो जुड़ा होगा ना, ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन है, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा, हीरा तो 4 कार्बन से जुड़ा, पर ग्रेफाइट और फुलरिन 3 कार्बन से जुड़ा है। ये आपको कोई पूछ नहीं रहा है, पूछेंगे क्या, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि नीचे वाले आपको समझ में आएंगे। तो इसमें संकरण होता है, कौन सा होता है, sp3। कोई जरूरत नहीं आपको समझने की कि संकरण क्या है, बस इतना सा याद कर लीजिए किस किस में कौन सा संकरण है, क्योंकि इतना डीप आपके है नहीं। देखिए क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ा है, ये याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया s में, 3 इलेक्ट्रॉन गए p में, तो 1 इलेक्ट्रॉन s का, 3 p का, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है एक तरह से, है ना, तो क्या 4 बंध बना रहा है। तो जहां 4 कार्बन से जुड़ा उसमें एक sp3 संकरण, जहां 3 कार्बन से जुड़ा, तो देखिए 1 है s, 2 है p, 2 और 1 कितने हो गए, 3। ये 3 कार्बन से जुड़ा इसलिए sp2, ये 3 कार्बन से जुड़ा इसलिए sp2। याद रखने का तरीका समझ में आ गया। अब याद ये रखना है कि कार्बन है, जैसे हीरा है वो 4 कार्बन से जुड़ा है, तो उसमें sp3 संकरण है, तो 1 s और 3 p मिलके क्या बना दिए, 4, है ना, तो sp3 हो गया। जिसमें 3 कार्बन से जुड़ा है उसमें s तो है ही है, p2 है, 3 नहीं है, तो 2 और 1 3 बन गए, ठीक है। अब इसकी संरचना पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हीरा अत्यधिक कठोर होता है, क्यों होता है, उसकी त्रिआयामी संरचना के कारण। यानी हीरा है ना त्रिआयामी संरचना रखता है, 3D संरचना। एक्चुअली देख क्या होता है कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ना, वो संरचना 2D है, और हम सामने जो देख रहे हैं वो 3D है। तो हीरा की संरचना 3D होती है एक तरह की। तो हीरा क्या है, 3D संरचना। ऐसा नहीं, ग्रेफाइट और फुलरिन भी हम देखते हैं, पर उसकी संरचना 2D होती है। इतना समझिए, आप ये समझिए, हीरा 3D संरचना में यानी त्रिआयामी संरचना के कारण है, इसलिए अत्यधिक कठोर है। बस अब आते हैं हम इसमें इन दोनों के संरचना में आते हैं, तो एक बार इनका डायग्राम देखना पड़ेगा हमको। हीरा तो आपने देख लिया, इसकी 3D संरचना, इसको कहते हैं। एक इसका 3D संरचना का मतलब होता है कि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ठीक है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D होती है, जिसमें हाइट यानी ऊंचाई भी देखी जाती है वो 3D होती है। मोटा मोटी ये होता है 3D का। अब क्योंकि ये परत है, ये देखो ये परत है, तो इसकी चौड़ाई है और लंबाई है, ऊंचाई नहीं होती, एक तरह से बहुत पतली सी होती है। तो इसमें ये जैसे हेक्सागोन दिख रहा है आपको,
ये हेक्सागोन, समझिए एक हाथ ये हेक्सागोन है, इसके पास एक हेक्सागोन और लगा हुआ है, एक हेक्सागोन और लगा हुआ है, ऐसे करके एक परत बना रहा ग्रेफाइट। मजे की बात है कि ये एक परत बना दी ग्रेफाइट ने, ठीक है। अब इसके नीचे एक और परत है ग्रेफाइट की, जैसे ये एक परत हो गई, एक परत इसके नीचे है ना, ये भी फिर से बनी हुई है ना ऐसे हेक्सागोन की। हेक्सागोन यानी षटकोण, षटकोण को हेक्सागोन कहते हैं। षटकोणीय संरचनाएं बनी हुई है। बात ये कि ये हेक्सागोन तो एक दूसरे से जुड़े हैं, पर ये जो परत है ना ऊपर की हेक्सागोन की परत नीचे की, वो एक दूसरे पे सिर्फ रखी हुई है, इनके बीच में कोई बंद नहीं, इसलिए क्या करते हैं, फिसल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, सतह के ऊपर ये फिसलते हैं ना। और इसकी जो फुलरिन की संरचना वो गोलाकार होती है। गौर से देखना फुलरिन की संरचना में, ये देखो 1 2 3 4 5 6 यानी षटकोणीय वलय है। और देखो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये 5 कोणीय वलय है, यानी पंचकोणीय षटकोणीय वलय से एक गोलाकार संरचना बनी है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब वापस इस पर चलते हैं। देखो ये परतदार षटकोणीय चादरें होती है और ये गोलाकार पिंजरे जैसी संरचना होती है। इसमें सी कितने हैं, कार्बन 60 यूज होते हैं, मतलब 60 कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन 60 होते हैं, इसलिए C60 कहते हैं। स्फेरिकल शेप हो गया, गोलाकार। ठीक है, अब चूंकि हीरा तो कठोर था और ये क्या होता है, नरम होता है। एक ये जो पॉइंट ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था परत का, ये फिसलनदार होती है, क्योंकि परत के ऊपर परत रखी भी रहती है, बॉन्ड नहीं होता तो ये फिसलनदार होती है। और इसी कारण फिसलनदार के कारण ही इसको स्नेहक के रूप में यूज होता है, यानी लुम्ब्रिकेंट। आपने देखा होगा ग्रीस वगैरह चिकने होते हैं ना, तो कलपुर्जे पार्ट्स में लगाते हैं, तो वो जो स्नेहक होता है ना, लुब्रिकेंट होते एक तरह से, तो वो क्या होता है, उसको पार्ट्स को रगड़ नहीं खाने देती, चिकने होते बीच में, तो वो उसको रगड़ खा के क्षति पहुंचने से रोकते एक तरह से। तो ये फिसलनदार होने के कारण ये एक मिनट, ये देखो स्नेहक के रूप में भी यूज होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQ में, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये नरम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चालक नहीं है, ये चालक कमजोर है, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, जो ग्रेफाइट है, ये जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट लिखा हुआ इसी लाइन में है, ये ग्रेफाइट है, ये अच्छा चालक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ा हुआ है। इसमें तो था नहीं, हीरे में तो था नहीं, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फ्री है तो मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसलिए वो क्या है, चालक है। वो धारा प्रवाहित कर सकता है अपने में से, तो वो चालक है। इसीलिए ये अधातु है, धातु नहीं, याद रखिएगा। जैसे मैं कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी में बताया था ना, वो सारी धातु है, धातु तो चालक होती है, अधातु चालक नहीं होती है। बट ये अपवाद है। अपवाद किसको कहते हैं, जो मतलब जो गुण सारे में होते हैं वो उसमें नहीं होते, वो एक तरह से अपवाद होता है। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। अधातु होते हुए भी ये अच्छा चालक है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ग्रेफाइट क्या है, कुचालक, सुचालक क्या है, या दे देंगे इसमें से विद्युत का चालक कौन है, ग्रेफाइट, फुलरिन, कार्बन, एक और कोई नाम है से। अब आप सोच रहे होंगे फुलरिन में भी तो एक कार्बन है, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये चालक क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन छूट रहा है वो उसकी संरचना में वापस काम आ रहा है, गोलाकार संरचना बना रहा है ना, वो उसमें वापस काम आता है। इतना डीप में मत समझिए, बस वो फ्री नहीं है, समझिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। डन, ये हो गया अपना। अन्य नाम ये इंपॉर्टेंट है, C60 और बकमिस्टर कहते हैं फुलरिन को। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, हीरा कांच कटिंग में यूज होता है। कटिंग टूल है हीरा एक तरह का, है ना, कांच को काटने में हीरे का यूज होता है। हीरा कटिंग टूल है, कांच को काटने में यूज होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आभूषणों में होता है तो बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है, फुलरिन का कहीं कुछ दिया हुआ नहीं। अब एक PYQ ये आया था लास्ट ईयर 2024 में, ग्रुप B में एक क्वेश्चन आया था। ताज्जुब की बात है कि NCERT में कहीं नहीं है, फिर भी आया है। घबराइए मत आप, ऐसा नहीं है कि आपके भी आने वाला है, ऐसा नहीं है। वंस इन ए वाइल, मतलब बहुत सालों में मैंने शायद ये फर्स्ट ग्रेड देखी, उसके बाद पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देखा है जो इतना हाई लेवल का है, बाकी आते नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या था, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। टफ क्वेश्चन है ना, हो सकता है उन्होंने पिछली बार दिया तो सोचा इस बार तो बच्चे देखेंगे तो रिपीट भी कर देते हैं। हमने ग्रेफाइट में देखा था एक 5 सदस्यीय रिंग और एक 6 सदस्यीय रिंग। कैसे, ये देखिए, ये देखी थी हमने, ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 सदस्य थी, 5 सदस्य ये वाली, और 6 सदस्य की ऐसी ये रिंग थी। इन्होंने पूछा ये रिंग कितनी कितनी थी, तो देखो 5 सदस्य रिंग थी 12 और 6 सदस्य रिंग थी 20। ये क्वेश्चन आया हुआ था, कितनी 5 सदस्य, कहीं पे कुछ ये जो नंबर थे ना 12 और 20 ये चेंज कर देते। तो जो पेंटागोनल रिंग्स थी 5 सदस्य यानी पेंटागोन की रिंग, वो तो कितनी थी 12, और जो हेक्सागोन की रिंग थी वो कितनी थी 20। ठीक है, एक फुल रिंग बनाने में। आगे चलते, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा टफ है एक्चुअली, ये वाला जो चैप्टर है ना वो केमिस्ट्री का एकदम बेसिक है, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है इसको, पर क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो छोड़िए नहीं। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि वॉलर ने यूरिया बनाया प्रयोगशाला में प्रथम बार,
क्या है, 1828 तक सब लोग ये मानते थे कि जो यूरिया है ना, वो यूरिया नहीं, जो कार्बनिक यौगिक है ना, वो प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है, हम उसको बना नहीं सकते प्रयोगशाला में। बट वॉलर ने सबसे प्रथम बार प्रयोगशाला में यूरिया बनाई। ये यूरिया जो है वो कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन होता है इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं उसको। तो वॉलर ने सबसे पहले बनाया, क्या बनाया, यूरिया प्रयोगशाला में। किससे बनाया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यूरिया बनाया प्रयोगशाला में वॉलर ने सबसे पहली बार, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन एक वर्सटाइल नेचर का है। वर्सटाइल नेचर का कैसे है कि इसकी चतुर संयोजकता भी है और इस श्रृंखलन का गुण भी रखता है जो असंख्य यौगिक बनाता है। करेक्ट है, कार्बन एक प्रकृति में एक ऐसा यौगिक परमाणु है जो बहुत सारे यौगिक बनाता है, असंख्य एक्चुअली। अब आपने चतुर संयोजकता तो आपको पता है कि 4 संयोजकता, ये वाली, ये 4 संयोजकता 4 अणु से जुड़ता है। अब श्रृंखलन का गुण क्या है मैं बताती हूँ। चलिए, कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे परमाणु से, जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन तीसरे से जुड़ा, ये चौथे से जुड़ा, ऐसे करके ये करीब 100 तक, क्या 100 से भी ज्यादा ये श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इनकी कैपेसिटी श्रृंखलन की। या ये क्या कर सकते हैं, ये 4 थे, ये शाखाएं भी बना सकते हैं, यानी ये लंबी लंबी लाइन में थी, ये तो श्रृंखला थी, ये क्या हो गई, शाखा। या ये क्या कर सकते हैं, ये वलय भी बना सकते हैं ऐसे। उसमें था ना फुलरिन में, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये क्या कर सकते हैं, वलय भी बना सकते हैं। तो ये इसको, इसकी इस क्षमता को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कैटिनेशन, ठीक है। तो इसका गुण होता है कि ये कितने भी परमाणु से श्रृंखला में जुड़ सकता है, वलय में जुड़ सकता है, एक लाइन में, चेन में जुड़ सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है। अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ये श्रृंखला में जुड़ सकता है, ये श्रृंखला में जुड़ा। अब इसमें जो बचती है ना, जैसे कार्बन की 4 संयोजकता है, ये मैंने ऐसे लगा दिया, जो बचता है वह हाइड्रोजन लगा दो, ये तो ये पूरा सूत्र बन जाता है एक तरह से। हमको कोई कहता है ना 4 कार्बन का यौगिक है, हाइड्रोकार्बन, एक तरह से जिस का यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमको अगर कहे ना कि 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा है, 1 2 3 4, यानी सी तो कितने इसमें 4 है, 4 कार्बन बताइए। अब उसमें हाइड्रोजन कितने में, वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो क्या करो आप, ये बना दो 4 और उसके बाद सारी जगह ये लगा दो, क्योंकि जितनी 4, आपको ये याद है कि कार्बन 4 बंद बनाता है। अब एक बंद इससे बना लिया तो 3 ये बचे, इसने यहाँ बनाया तो 2 ऊपर नीचे बने, सेम इसने यहाँ बनाया 2 ऊपर नीचे बचे, इसने यहाँ बनाया 2 ऊपर नीचे बचे, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी H कितना है, 10। अब इसको कहते क्या है वो मैं आगे बताऊंगी, इसका नाम भी है ना। यानी अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने, उसमें हाइड्रोकार्बन में 10 है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, कुछ और होगा तो कुछ और बन जाएगा। अब देखो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, शाखा वाले हमने देख लिया क्या है। अब इसके नाम देखते हैं। देखो अगर कार्बन 1 है और उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसको हमने क्या कहा, मैथेन। इससे बेटर मैं आपको ये समझाऊं, अगर कार्बन 1 है तो हम इसको कहते हैं मैथ, ठीक है। अगर कार्बन 2 है तो इसको कहते हैं एथ। अगर कार्बन 3 है तो इसको कहते हैं प्रॉप। अगर कार्बन 4 है तो इसको कहते हैं ब्यूट, ठीक है। और अगर कार्बन 5 है तो उसको कहते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो इसको कहते हैं हेप्ट। मैं इसको भी जोड़ दूंगी यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई शायद, सॉरी, हेक्स कहते हैं, हेक्सा, हेप्ट नहीं कहते, हेक्स कहते हैं। अगर कार्बन 7 है तो कहते हैं हेप्ट। अगर कार्बन 8 है तो कहते हैं ऑक्ट। तो कार्बन 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। यहां तक मैंने बता दिया। अब क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया, ये C1 मैथ है, C2 एथ है, प्रॉप ब्यूट। अब देखिए अगर कार्बन 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी, ये है, तो ये 4 का लगा दिया हमने, क्या बन गया, CH4, ठीक है। अब अगर कार्बन 2 है यानी मैं क्या करूंगी, एक कार्बन को दूसरे से जोड़ूंगी, अब जितने बचे उतने में हाइड्रोजन लगा दूंगी, तो ये क्या बन गया, H H H H H H। तो ये क्या हो गया, 1 2, यानी कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। ये देखिए अब क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना उसमें एन का प्रोनाउंसिएशन आता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्केन, यानी मैथेन। मैथ है, ये मैथ से क्या बना, मैथेन। एथ से क्या बना, एथेन। प्रॉप है से क्या बना, प्रॉप, ये प्रॉप है ना,
प्रॉप से क्या बना, प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हैक से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन, ऑक्ट से ऑक्टेन। अब इसमें होगा क्या, ये कार्बन C3 है। अब इसमें H कितने लगेंगे, आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा कार्बन 3 बना देंगे, 1 2 3। ये देखिए 1 2 3, जो बची वैलेंसी उसमें हम हाइड्रोजन लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन लगाया। अब कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ब्यूट का, पेंट का, अब ये सब मैंने लिख ही दिया है क्या बताएंगे आप। ठीक है, आप C10 का बताइएगा मुझे। चलिए, कार्बन अगर 10 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे बताइए मुझे। ठीक है, अब देखिए अगर C4 है तो कितना। अब इसका क्या एक तरह से सूत्र बन गया था, सूत्र आप मेरे हिसाब से क्या इतना सूत्रों में मत जाइए। मेरा क्या मानना होता है कि आप ज़्यादा लर्न नहीं कीजिए, जितना समझने की कोशिश करेंगे जितना उतना ज़्यादा ईजी है। लर्न करोगे भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाती है। आप तो ये सोचो C4 है, उठाया पेन, बनाया डायग्राम, ये लो यहाँ। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन आप लगा दो, हाइड्रोजन लगाया, H H H H H H H H H H, ऐसे नहीं 4-5 और कहीं पे लगा दो। याद रखना संयोजकता 4 ही होती है, 1 2 3 4 देखते जाना। इसकी 2 है तो इधर 2 लगा दे, इसकी 2 है तो इधर 2 लगाया, इसकी 2 है तो इधर, हाँ इसकी 1 है, इसी 3 मैंने लगाया, हाइड्रोजन कंफ्यूज हो गई, सॉरी। तो अब इसमें हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, C4 हो गया। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H कितना हो गया, 10। ऐसे ही सोन आप C5 करते हैं तो 12 आता है, C6 करते हैं तो 14 आता है। आपको बताना है कि C10 में इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, यानी C10 और H क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मुझे तो पता चले आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो नाम दिए हुए यहाँ पर एक कार्बन है तो मैथेन, मैथ का मैथेन, एन की प्रोनाउंसिएशन आता है ऊपर, है ना, ये वाला देखो। एथ का एथेन, प्रॉप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन, ये हेक्स का हेक्सेन, ये C5 है तो पेंटेन। अब याद रखना है, मैथ एक कार्बन, एथ 2 कार्बन, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंटा, पेंट और 6 हेक्स हेप्ट ऑक्ट। इतना तक बहुत है, इसके आगे आपके है भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते देखो इसके एक हेक्सेन, अब हेक्सेन है यानी क्या होगा, 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड में, एन की यानी सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या आएगा ना, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या हो गया, हेक्सेन सिंगल। अब ये क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन। ये देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब ये क्या है, इसमें वलय में है, जुड़े हुए हैं, वलय में होता है वहां साइक्लो लग जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन है, यानी ये वलय में है एक तरह से। ये भी है, ये खुली चेन में, ये वलय में है। हेक्सेन तो हेक्सेन ही है, साइक्लो क्यों लगा, क्योंकि ये वलय में, जहां भी साइक्लो लगा हुआ मिले आपको समझ जाइए कि वो वलय में है, यानी रिंग में है। अब बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, ये सेम वलय होती है। इसका संरचना सूत्र पूछा हुआ इसलिए मैंने लिया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सेम हेक्सेन वाली वलय होती है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, ऐसा है। तो हर कार्बन देखो 1 2 3 बंध बना रहा है, ये 1 2 3 बंध बना रहा है, ये 1 2 3 बंध बना रहा है, ये भी 3। तो इनको कितनी हाइड्रोजन की जरूरत होगी, एक एक हाइड्रोजन और जरूरत होगी, तो 4 बंध बन जाएंगे इनके। ये देखो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन लगाना होगा हमको यहाँ पे इसके पास, क्योंकि 3 बंध तो बने हुए, चौथा हाइड्रोजन हो जाएगा तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब संयोजकता पूरी हो जाएगी इसकी। तो इसका सूत्र क्या है बेंजीन का, C6H6, ये आया हुआ एग्जाम में बेंजीन का सूत्र। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेंजीन एक तरह से साइक्लोहेक्सेन ही है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। और लर्न भी करो तो इजी है, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है इसमें, C6H6 होता है। ठीक है, अब ये हो गया तीनों इंपॉर्टेंट चीजें। अब अपन आते हैं कार्बनिक यौगिक के बंध की प्रकृति के आधार पर उसको कहते हैं क्या क्या है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, अभी तक तो हमने एक सिंगल बॉन्ड भी पढ़ा था, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ेंगे, यानी द्विबंध और त्रिबंध भी पढ़ेंगे। देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं संतृप्त यौगिक, यानी सिंगल बॉन्ड है, उन्होंने सिंगल से तसल्ली कर ली कि बस संतृप्त है वो, अब उनको और जरूरत नहीं है ना, वो असंतृप्त नहीं, संतृप्त है, सैचुरेटेड है, यानी सिंगल बॉन्ड उनको लगता है कि बहुत है, इनको है लालच, इनको चाहिए 2-2 बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो ये क्या बना रहे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनको क्या कहते हैं हम, असंतृप्त,
यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये याद रखने का तरीका है ना, ऐसे मैं बता रही हूँ कि बहुत ऐसा नहीं है, याद रखने का तरीका है कि ये इसको याद रखो कि सिंगल बॉन्ड है मतलब ये संतृप्त है, इनको जरूरत नहीं है दूसरी की, सिंगल से ही खुश है, ये एक चीज से खुश है दुनिया में। अब इनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना, गाड़ी भी, घर भी, वगैरह भी, तो ये डबल बॉन्ड की जरूरत समझिए। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा साझेदारी करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ये 3 बॉन्ड, इनको और मुनाफा चाहिए तो ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ये एक पार्टनर के साथ ही खुश है, एक बॉन्ड से खुश है कि इतने ही हमने पार्टनरशिप की बहुत है, 2-2 3-3 नहीं करनी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो नाम है वो सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोनाउंसिएशन आता है, ये ANE है ना, ये था ना एल्केन, एन का प्रोनाउंसिएशन आता है, और इसमें ईन का प्रोनाउंसिएशन आता है, और इसमें आइन का प्रोनाउंसिएशन आता है पीछे, यानी मात्रा है। कैसे, जैसे एथ मैंने कहा था, कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, एक कार्बन के लिए क्या था मैथ, एक C1 था तो क्या था मैथ, 2 कार्बन थे तो क्या था एथ, ठीक है, 3 कार्बन थे तो क्या था प्रॉप, ये नीचे नहीं, 4 कार्बन था तो क्या था ब्यूट, लर्न कर लीजिएगा, 5 पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टा, ठीक है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 कार्बन है, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ वर्ड ले लिया। अब क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सी, तो इन्होंने क्या लिया एथेन, इन्होंने क्या बोला एथेन। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये है, तो इसका नाम क्या हुआ एथीन। अब इसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हुआ एथाइन। समझ में आ गया आपको, यानी सिंगल बॉन्ड में एन की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, डबल बॉन्ड में इन की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, यानी उसका उच्चारण जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। अब उच्चारण से पता चल जाता है कौन सा है। पिछली बार पूछा था कि एथीन में, पिछली बार नहीं मतलब एक एग्जाम में, ऐसा नहीं है, नहीं खूब सारे एग्जाम्स होते हैं, मैं सबका ध्यान रखती हूँ जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक एग्जाम में पूछा था कि एथीन में कितने बंद होते हैं डबल बॉन्ड, एथीन वर्ड, इन वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि द्विबंध होते हैं। एथाइन का तो नहीं आया, एथेन पे खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। एथाइन में कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड, एथीन में 2 बॉन्ड, एथेन में 1 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच है ना, बाकी हाइड्रोजन में तो सारे हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही जुड़ेंगे। कैसे, मैं आगे बता देती हूँ। जैसे ये है एथेन एथीन एथाइन है ना। अब देखो ये कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, अब जो बचे वो हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया C2H6। ठीक है, अब ये एथीन है, अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बंद है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन का 2 बंद तो हो गए, तो एक एक लगाएंगे हम तो 4 हो जाएंगे, 2 ये 3 और 4, ये एक एक लगाया, ये 2 हो गया है ना, तो क्या हो गया 4, तो ये कितना है C2H4। अब देखो इसमें 3 बंद तो ऑलरेडी कार्बन के पास है, तो इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है ओनली, तो ये कितना बना है C2H2। अब देखिए इसके क्या फॉर्मूले भी बनते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है, इन्होंने 3 बंद बनाए और एक एक हाइड्रोजन लिया, इसने क्या लिया 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लिया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है निकालने का CnH2n, यानी जितने कार्बन थे उससे डबल हाइड्रोजन लगे। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा C2H6, यानी जितने कार्बन थे उसके हाइड्रोजन से 2 ज्यादा लगे, यानी इससे ये +2 होता है और ये -2 होता है। याद रखने का तरीका है, मैंने आपको फॉर्मूला इसीलिए नहीं बताया, बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट मैंने इतनी जल्दी इसीलिए नहीं बताया, ना मैंने कहीं लिखा है। मैं चाहती हूँ फॉर्मूला लर्न नहीं करो, समझो। ये जो याद रखना, इथीन जो होता है ना डबल बॉन्ड वाला, उससे 2 हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा होते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ कम होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो अगर फॉर्मूला आ जाए तो इथीन का याद रखिए CnH2n, इधर जाना है तो इस फॉर्मूला यहाँ पे +2 जोड़ दो, तो ये इधर चले जाओगे, यहाँ जाना है तो इसमें यहाँ माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा CnH2n -2। ये बहुत बिना मतलब की चीज है ना, हमको तो सीधा इसी से निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, तो फॉर्मूला क्यों लेना। पर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इसका फॉर्मूला, आज तक आया नहीं है, वैसे आ जाए तो ठीक है, वैसे नहीं, चांसेस बहुत कम है आने के। आप तो ये याद रखिए, अगर पूछा जाता क्वेश्चन कैसा आया था, ये आया था क्वेश्चन आया था कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेन क्या है, ये PYQ है, आया हुआ है। अब इसमें देखो 2 C2 है और H6 है, और क्योंकि एथेन दिया है तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंद है, यानी ये 2 सिंगल बंद लगा दिए। 2 कार्बन है क्योंकि एथेन बोल रहा है, और ये बोल भी फॉर्मूला भी इसने दे दिया बेचारा ने, C2H6 है, तो बना लो, ये लो H3 लगा दिए, ये 3 लगा दिए, है ना।
अब इसको गिन लो। अब सारे के सारे जो आबंध है वो कार्बन बनाता है, सहसंयोजकी बनाता है, चाहे डबल बॉन्ड होगा तो भी वो सहसंयोजकी होगा, यानी अगर ये होता इसकी जगह पे, ये होता हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो भी ये सहसंयोजकी है दोनों भी। सॉरी, तो अब गिन लो, देखो 1 2 3 4, अब इसने एक बनाया 4 5 6 7, तो टोटल कितने सहसंयोजक आबंध है? 6। 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 7 है ना, ठीक 7 पे कर रही हूँ, बोल 6, तो टोटल कितने आबंध है? 7। देखो 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये और एक बीच में 3 3 6 और 1 7। अब मैं एथीन का पूछूं अगर आपसे कितने सहसंयोजक बंध है, तो देखो 1 ये 2 3 4 ये हो गए और 5 और 6, इसमें कितने हो गए? 6। तो एथेन में कितने हैं? 6 सहसंयोजक बंध है। एथीन का अगर पूछ ले तो कितने, सॉरी एथेन में 7 सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एथीन का पूछ ले तो 6 सहसंयोजक बंध है। कंफ्यूज मैं हो जा रही हूँ, आप मत होना। आप सिर्फ क्या करना, एथेन आए तो सिंगल बॉन्ड लगा के 2 कार्बन लगा दो और गिन लो। अब क्योंकि ऐसे लिखा हुआ आया ना, कंफ्यूज करने के लिए आया है कि C2H6, अब बताओ कितने बंद, अब सोचने बैठ जाएंगे कितने बंद, पता ही नहीं चल रहा। बनाना पड़ेगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर कि 2 कार्बन, उसके बाद सारे जो इतने संयोजकता है उसमें HS लगा दो, क्योंकि कार्बन की 4 होती है, एक एक कार्बन जुड़ गया, बाकी जो उसका बचा उसको जोड़ लो, वो आ जाएगा आपकी संयोजकता, इसका सॉरी सहसंयोजक आबंध कितने। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं बार बार भूल जाती हूँ आपको ये बताना कि ये जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, हर वीडियो में दिया हुआ है, आप उसमें जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं आपको। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।